गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्षों से हम इंसानों को इलेक्ट्रिसिटी व मैग्नेटिज्म के बारे में पता था, परंतु वे दोनों इंटर रिलेटेड हैं ये क्लियर नहीं था। इसके लिए 1820 में ऑस्टर्ड ने सर्वप्रथम किसी करंट की उसने बताया कि किसी क्षेत्र में यदि हम करंट को एग्जिस्ट करें तो उसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसके लिए उसने जो है एक करंट कंडक्टर लिया। क्या किया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। ये मान लिया कि हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा ये है, ठीक है। और इसने इसको जो है तार द्वारा इसको ऐड कर दिया है बैटरी लगा करके, ठीक है। एक इधर से कर दिया, अब यहाँ पे इसने कुंजी लगा दी है, ठीक। ये कुंजी है कि ये हमारा क्या था, प्लस हो गया, इधर हमारा माइनस हो गया, ठीक। अब इसमें जो है ये करंट फ्लो हो रहा है, इधर से हमारा करंट फ्लो कराना शुरू कर दिया इसने, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उनका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। इनका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको जो है इसको जानने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का हम लोग प्रयोग करके जान सकते हैं कि इसका डायरेक्शन इधर से इधर है या इधर से इधर है, ठीक है। अब फिलहाल हम यहाँ पे उसने किया क्या कि यहाँ पे उसने जो है कंपास निडल लगा लिया, ठीक है। और उसने ये पाया कि जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ, आई करंट फ्लो हुआ, तो इनके जो सुई है, जो निडल्स है, उसमें डिफ्लेक्शन चालू हो गया, ठीक। तो इससे ये पता चला कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, इतना समझ में आई बात। फिर उसने क्या किया कि इसके डायरेक्शन को उसने उल्टा कर दिया, ठीक है। इस साइड ये मतलब इसको चेंज कर दिया डायरेक्शन को। तो जो डिफ्लेक्शन था वो क्या हो गया, पहले क्या था डिफ्लेक्शन, ये। अब डिफ्लेक्शन क्या हो गया हमारा, इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक। उसने करंट में भी थोड़ा और वृद्धि कर दिया, तो जो डिफ्लेक्शन था और तेजी से हुआ, ठीक। अब चौथे में उसने क्या किया कि उसने जो है करंट को ही रोक दिया, करंट बंद कर दिया। तो उसने लास्ट में ये पाया कि जो इनकी निडल्स थी, ठीक है, वे जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुक गई, यानी कि नॉर्थ साउथ, इस तरह से सारी उसी स्थान पे ठहर गई। इससे ये क्लैरिफाई कर लिया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो है करंट फ्लो होने पर उसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। क्योंकि तार में आवेश की गति जो है, तार में आवेश की गति के कारण उसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है, तो निश्चित रूप से गतिमान आवेश ही इस अपने चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका करंट मूविंग चार्ज है, ठीक है। अब इसके आधार पे बायो सेवर्ट ने क्या किया कि उसने जो है एक कैरिंग कंडक्टर लिया, इसने भी करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ठीक है, इसने ये, और इसने किया क्या कि जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया हमारा ना, तो इसके आसपास भी जो है मैग्नेटिक फील्ड बन गया इस तरह से, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फील्ड बना तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे उसने जो है वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का जो है उसने आकलन किया, यहाँ पे कैलकुलेशन इसने किया, ठीक। ये पॉइंट हमारा पी हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया हमारा, डीबी हो गया। ये आर डिस्टेंस पे कहाँ से, ये हमने इसके बीच हमने एंगल थीटा दिखा दिया, और इसको हमने मान लिया बिंदु ओ। अब यहाँ से जो है ये आर दूरी पे, ये सॉरी आर नहीं, ये मान लिया क्या, ये डीएल एक अल्पांश ले लिया हमने, ठीक है। ये हमारा ये अल्पांश है, ये
ये हमारा अल्पांश है, हमने दूर में इसको बढ़िया से दिखने के लिए मैंने बताया है। ये हमारा डीएल है, ठीक है। अब इसने बायो-सेवर्ट ने क्या कहा कि इसने बताया कि किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश के कारण, यानी इसका मेन कारण धारावाही चालक का जो अल्पांश है वही इसका मूल कारण है, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय मान को इसने व्यक्त किया। चुंबकीय क्षेत्र का वैद्युत धारा के परिमाण, यानी चुंबकीय क्षेत्र का वैद्युत धारा का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन, और उसके नेचर से को बताने वाला जो संबंध है वही क्या है, हमारा बायो-सेवर्ट लॉ है। अब एक सूक्ष्म धारावाही चालक डीएल की बात हम लोग करते हैं, ठीक, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखिए धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी आर दूरी पर बिंदु पी है, और डीबी में कहाँ पे, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु पी है, ठीक। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है किसी बिंदु पी पर धारा आई के समानुपाती होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या था, डीवी प्रोपोर्शनल आई। दूसरा क्या हुआ, ये जो है ये अल्पांश की लंबाई आप देख रहे हो ना, ये जो है इसके प्रोपोर्शनल हो गया, यानी डीबी प्रोपोर्शनल डीएल। ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा क्या हुआ, सेकंड। थर्ड में क्या उसने किया, थर्ड में उसने ये पाया कि अल्पांश से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जो पॉइंट पी है उसके बीच जो डिस्टेंस है वह जो है उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन, इसका मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि dB प्रोपोर्शनल 1/r²। अब हम लोग तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, एक साथ लेते हैं। सॉरी, एक चीज़ छूट गया इसमें, ये बचा हमारा थीटा, ठीक। ये जो अल्पांश है, अल्पांश और बिंदु O से P के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको OA कर लेते हैं। O से P की जो डिस्टेंस है R, ठीक ना, इनके बीच जो एंगल बनता है थीटा, ये जो है हम इसको इस तरह से लें ऐसे, तो ये हमारा लंबवकरण, यानी इसके साइन थीटा के इक्विवेलेंट, यानी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स डीबी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको सेकंड, ये थर्ड हमारा हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, फोर्थ। अब हम फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन इन चारों इक्वेशन से देखते हैं, तो हम लोग क्या पाएंगे, dV इक्वल टू dV प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा अपान r²। अब R dV इक्वल टू K DL IDL साइन थीटा अपान r², ठीक है। अब यहाँ पे ये K क्या है, K कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और इसको जो है MKS सिस्टम में μ0 अपान 4 ये होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻⁷, ठीक। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमने बताया, ये हो गया हमारा dB इक्वल टू μ0 अपान 4 IDL साइन थीटा अपान r²। ये हमारा क्या था, बायो-सेवर्ट लॉ था, ठीक है। अब यहाँ पे μ0 की बात करते हैं केवल, है, तो μ0 को हम क्या लिख सकते हैं, μ0 अपान 4 इक्वल टू 10⁻⁻⁷। ये क्या है, हमारा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है ये। अब यहाँ पे ये हमारा, ये तो हो गया μ0 इक्वल टू क्या हुआ, 4 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। अब इसको हम लोग μ0 का यूनिट क्या होता है, μ0 को हम लोग टेस्ला बोल सकते हैं, हेनरी पर मीटर बोल सकते हैं, वेबर पर एम्पियर मोटर मीटर कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये बायो-सेवर्ट लॉ क्लियर हुआ।